नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए और अभी हमारी चुनावी टीम मौजूद है मिर्जापुर में। काशी और प्रयाग के बीच का एक जिला जो बिंद की पहाड़ियों में स्थित है और प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जिला माना जाता है। कालीन भैया वाला मिर्जापुर नहीं, बल्कि कभी त्रिपाठी परिवार का राजनीतिक गढ़ रहा, पंडित कमलापति त्रिपाठी परिवार का राजनीतिक गढ़ रहा मिर्जापुर, राजनाथ सिंह की कर्म भूमि रहा मिर्जापुर, पीतल उद्योग का मिर्जापुर, कालीन का मिर्जापुर और बागी फूलन देवी का मिर्जापुर। तो हमारी चुनावी टीम आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मिर्जापुर में मौजूद है और यह जानने आई है कि मिर्जापुर का चुनावी मूड क्या है। और सबसे पहले हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि यह जो घाट है, इस घाट की अपनी विशेषता क्या है और इसका परिचय क्या है। ये पक्का घाट के नाम से मिर्ज़ापुर में जाना जाता है। बहुत प्राचीन ये पक्का घाट है, लगभग 200 साल पहले की बात है। और यहाँ ये व्यापारिक शहर रहा है, शुरू से ही व्यावसायिक गढ़ रहा है। यहाँ नबालक साहू के नाम से परिवार का रहा है। यहाँ पर नबालक का कबीला नाम से मोहल्ला थे, जो परिवार के सदस्य आए। तो उन्होंने अपनी पत्नी के स्नान की दृष्टि से ये कितने साल का इतिहास होगा इस घाट लगभग 200 वर्ष के आसपास। 200 साल के आसपास। तो मिर्जापुर इस जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। एक नगर विधानसभा है, मंझवा विधानसभा है, चुनार है, मड़ियान है। मड़ियान 2012 के परिसीमन में बनी है और 96 एक विधानसभा है। 96 विधानसभा नाम कैसे पड़ा? ये 96 ब्लॉक है। अच्छा अच्छा, उसी के नाम पे ये हाँ। 96 अच्छा अच्छा, 96 चूंकि वो संख्या है 96, तो ये इसलिए 395 96। अच्छा अच्छा। तो एक मिर्जापुर की सीरीज आती है। मिर्जापुर के 2 पार्ट आते हैं और मिर्जापुर को कट्टों का शहर, गालियों का शहर, बदमाशों का शहर, गैंगस्टर का शहर दिखाया जाता है। और सच में मैं जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर क्या है। मिर्ज़ापुर जमनी की तहजीब का शहर। मिर्ज़ापुर देश की सजग प्रहरी के रूप में यहाँ की संस्कृति को जगाने का शहर है। मिर्ज़ापुर की अपनी एक मीठी बोलचाल की भाषा है। मिर्ज़ापुर सौंदर्य और खूबसूरती का शहर है। यहाँ के घाट, यहाँ के पुराने स्तंभ, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की नदी, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ की बोली सब अपने में अद्भुत और मीठी है। मिर्जापुर सीरीज में जैसी मिर्जापुर की छवि दिखाई गई, वैसा कुछ है मिर्जापुर में? मेरे मित्र ने बताया नहीं। मिर्जापुर सच पूछे तो माँ विंध्यवासिनी की नगरी है। बहुत संपन्न नगरी है, बड़े सभ्य लोग यहाँ हैं। अन्य जनपदों की तुलना यहाँ बहुत अच्छे भाईचारे में रहने वाले लोग हैं। वो किसी भी समाज और किसी भी दल के लोग हैं। यहाँ से जाने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। बड़ा मिठास है इस शहर में। ऐसा कहीं कोई नहीं है, काल्पनिक चीज़ है जो उन्होंने सामान्य रूप से रख दिया नाम। ऐसा कुछ नहीं है। मिर्जापुर बहुत अच्छा शहर है। तो मिर्जापुर सीरीज से मिर्जापुर को मत जानिए, कालीन भैया से मिर्जापुर को नहीं जानिए। मिर्जापुर आइए, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, प्राकृतिक सुंदरता है, माँ गंगा बहती हैं, पीतल का उद्योग है, कालीन का व्यापार है। ऐसे तमाम परिचय मिर्जापुर के हो सकते हैं। मिर्जापुर का चुनावी मूड क्या है भैया? कि मिर्जापुर में जो काम सरकार में हुआ है, देश के जनपद की जनता और सरकार से बहुत खुश है। और आने वाले विधानसभा में 5 की 5 विधानसभा पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। अपना दल की एक सीट भी है गठबंधन में, ठीक है। 96 ये 96 ठीक है। समाजवादी पार्टी पिछले बार एक भी सीट नहीं जीत पाई, इस बार उम्मीद है? इस बार पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का मिर्जापुर से सफायत तय है, क्योंकि इन्होंने मिर्जापुर के नौजवानों को, किसानों को छलने का काम किया है। आज यहाँ मिर्जापुर में सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति है। मिर्जापुर में व्यापार एकदम नगण्य के बराबर। आपने शुरू में जो अपनी भूमिका रखी, मिर्जापुर पीतल उद्योग का शहर था, लेकिन आज व्यापार के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। केवल अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। व्यापार के नाम पे मिर्जापुर में कुछ नहीं। चलिए, ये समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं, इनकी अपनी राय है। मिर्जापुर में चुनावी मूड क्या है? मिर्ज़ापुर में जैसा आपने पहले बताया, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 की 5 सीटें जीती थी। इस बार माहौल 2017 जैसा तो हम नहीं कह सकते, न हम देख रहे हैं। जनता के सामने दोनों सरकारों, पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, दोनों को आंका है जनता ने। कामों की तुलना भी होगी इस बार, चेहरों की तुलना भी होगी इस बार। तो इस बार का माहौल आप 2017 जैसा तो नहीं, 2022 में बहुत परिवर्तनशील माहौल है
और आगे आने वाले समय में उसे हम और परिवर्तित होते देखेंगे। लड़ाई कांटे की दो- होगी हाँ, सपा दो बनाम पार्टियों में भाजपा। हम प्रमुख रूप से देख रहे हैं। चलिए, स्थानीय स्तर पे काम कराया है यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? स्थानीय स्तर की नहीं, मेरे प्रदेश की बता दूं। मेडिकल कॉलेज इस जनपद मंडल मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं थी पिछली कई सरकारों में। इस सरकार में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया, बगल के जनपद सोनभद्र में दिया है। अभी नया मैंने सुना है कि भदोही में भी मेडिकल कॉलेज का मिल गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 20 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स की स्थापना, 45 साल से जो लंबित परियोजना बाणसागर की थी, अभी 2 दिन पीछे नारायणपुर पंप कैनाल का जल शक्ति मंत्री ने किया है, उसका उच्चीकरण का काम चल रहा है। ये सब काम इसी सरकार में हुआ, पूर्व की सरकारों में नहीं। ये सब काम जो हो रहा है, इससे हमको पूरा विश्वास है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में योगी जी की सरकार बनाएगी। आपके हिसाब से 2017 के बाद मिर्जापुर में स्थानीय कुछ परिवर्तन आया है? सर 2022 के हिसाब से 17 के 17 के हिसाब से चुनाव बहुत बदलने वाला है। 2022 में जनता का जो मूड है वो प्रमुख 4 मुद्दे हैं, जो 4 मुद्दों पर जनता का ज़्यादा दिमाग इसमें चल रहा है। पहला मुद्दा है महंगाई, दूसरा मुद्दा है रोजगार, तीसरा मुद्दा है किसान, चौथा मुद्दा है आपका कर्मचारी। ये 4 मुद्दा प्रमुख मुद्दा है। इस चारों मुद्दे से इस गवर्नमेंट में जो काम हुआ है, हमें लगता है कि जनता खुश नहीं है। जनता खुश नहीं है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं या अनुप्रिया पटेल जी हैं, सांसद हैं, अभी तो केंद्र में मंत्री भी हैं, काम कराया है कुछ मिर्जापुर? जब हम लोगों को प्रतिनिधि की जरूरत थी तब तो ये थे नहीं, कोरोना में थे ही नहीं। जब बेड की जरूरत थी, यहाँ का नगर विधायक मिर्जापुर के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ अस्पताल में खड़ा था। समाजवादी पार्टी के लोग घर घर जाके लोगों की मदद कर रहे थे। जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब ये नहीं थे। प्रतिनिधि दिल्ली में थे। हम अनुप्रिया पटेल जी, हमने खुद उनको फोन लिया, फोन नहीं उठाया, नगर विधायक का फोन नहीं लग रहा था। तो जब प्रतिनिधि की जरूरत थी तब थे ही नहीं। मिर्जापुर में कोई रोजगार प्रोत्साहन नीति नहीं है, कंप्यूटर उद्योग खत्म है। ठीक। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने काम कराया है मिर्जापुर में? काफी काम कराए हैं। 2017 के पहले और 2017 के बाद का आप विकास देखेंगे तो आप हमारे साथ चलिए। पूरे मिर्जापुर नगर में गली से लेके पुल से लेके सारे काम कराए हैं। आप जाएंगे तो यहाँ पिछले सरकारों में बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। 2 पुल यहाँ थी और उस बीच उस कार्यकाल में 2-3 सरकारें थी, उसमें कांग्रेस की भी थी, बसपा की भी थी, सपा की भी थी। उन पुलों का विकास नहीं हो सका। भाजपा ने उस पुल को बनवा दिया तो फीता काटने के लिए तैयार। इनको केवल और केवल कमियां दिखती हैं, अच्छाइयां तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मिर्जापुर का ऐसा कोई गली नहीं है, रोड नहीं है, केवल लोग एक रोड की बताते हैं। चलिए जल्दी भी घुमाते हैं आपको। गलियों में आइए बजरंगी जी। इनके हिसाब से स्थानीय जनप्रतिनिधि ने काम किया है। आपके हिसाब से स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग मिलते हैं, जुलते हैं जनता से, काम करते हैं? ये स्थानीय प्रतिनिधि ऐसे हैं कि ऊपर की योजना तो गिनाने चले आते हैं, लेकिन नीचे की समस्या ऊपर पहुंचाने नहीं जाते। और ऐसे प्रतिनिधियों से मिर्जापुर नहीं चलता। और 3 शताब्दियों से ये व्यापार का केंद्र रहा है। ये जितने भी घाट या ओझला का पुल या घंटाघर देख रहे हैं, ये व्यापारियों का बनवाया हुआ है। लेकिन आज जो यहाँ के व्यापार की स्थिति है, पलायन की स्थिति आ गई। और जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, जो 20-20 साल की बनी हुई गलियां थी उसको भी तोड़ के बराबर कर दिया गया। अब जब गंगा के किनारे के लोगों को गंगा का ही पानी बेचने की तैयारी है, ये इनकी अमृत योजना है। 300 करोड़ की योजना है, 38 वार्ड है। अगर 3 करोड़ पर वार्ड को भी देते तो 100 करोड़ में ये योजना खत्म। हर घर नल वाली योजना की बात कर रहे हैं आप। हर घर नल वाली योजना मिर्जापुर में भी अभी कार्यरत है, चालू हो गया है काम इसका, क्या है ये? हर घर जल पेयजल की जो सुविधा है उसमें काम चल रहा है, लगभग काम हो चुका है। जो सड़कें आज से कुछ दिन पहले लोग चिल्ला रहे थे, मेरे मित्र लोग, वो सड़क भी बन रही है। हर घर नल, हर घर पेयजल का जो व्यवस्था सरकार का है वो जल्दी सबको मिलने लगेगा। यहाँ लगभग काम हो चुका है। अभी मेरे भाई ने कहा है, ये जिस विधानसभा के रहने वाले हैं चुनार, एक जगह है गांगपुर, आज़ादी के बाद से
किसी सरकार ने वहाँ कानपुर को पीपा पुल नहीं दिया। पीपा पुल बन रहा है, एकदम पिछड़ा हुआ एक गांव वो है ब्लॉक जमालपुर, वहाँ केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है। इन लोगों को मालूम ही नहीं है, ये जाना ही नहीं चाहते, खाली गंदगी खोजते हैं। ये गंदगी वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी से राय लेते हैं। 2017 के बाद यहाँ स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने काम किया। देखिए, जनप्रतिनिधि यहाँ के विकास के लिए उदासीन रहे और जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कहा कि 2 पुल जो यहाँ जनपद मिर्जापुर में 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, 2007 से 12 तक उस पर काम नहीं हुआ। लेकिन 2012 से 17 में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुई तो उन्होंने 2 पुलों को निर्माण करके मिर्जापुर के आम आवाम को सौंपने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी कह रहे हैं 5 साल से उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और 7 साल से देश में सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। एक ये रामपुर का पुल का जो पुल के लिए लगातार ये बात कर रहे हैं और ये बता दें कि 5 साल की इनकी सरकार उत्तर प्रदेश की और 7 साल की सरकार इनकी देश की। इन्होंने कितना काम मिर्जापुर के लिए किया। इन्होंने मेडिकल कॉलेज की ये बात कह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, केवल बिल्डिंग खड़ी है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ अटेंडेंट है, ना वहाँ कोई मशीनें हैं, केवल बिल्डिंग खड़ा करके ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मिर्जापुर की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। ये मिर्जापुर की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ये जुमलेबाजी, ये जुमला देकर मिर्जापुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किए हैं। लेकिन मिर्जापुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को देख रही है आसे भरी निगाहों से। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से लाने का काम अभी हम योगी बनाम अखिलेश पर भी बहस को आगे ले जाएंगे। बेरोजगारी मुद्दा है चुनाव में। बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है। जहाँ तक मिर्ज़ापुर की बात करें, मिर्ज़ापुर व्यवसायियों का पहले ही बताया कि जिला रहा है, यहाँ व्यवसाय का केंद्र रहा है। लाख चपड़ा का उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग माना गया है प्राचीन समय में भी। रुई के व्यापार की कमाई से यहाँ के उजला पुल का निर्माण हो गया है। तो ऐसे कई कथाएं भी प्रचलित हैं जो यहाँ के व्यापार से और व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ कालीन का उद्योग भी डेवलप हुआ। यहाँ का मेटल उद्योग तो घर घर पारंपरिक रूप से चलता रहा। यहाँ ट्रेडिशनल बर्तन बनाए जाते रहे जो कि देश में कहीं नहीं बनते रहे। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ के रोजगार से भी जुड़ी रही। लेकिन ये धीरे धीरे सरकारी नीतियों के कारण माने या फिर कुछ अन्य जगहों पे जो डेवलपमेंट हुआ, आधुनिकता जो लाई गई, उस कारण से मुरादाबाद में स्टील और इसका हब बना दिया गया, पीतल का शिफ्ट कर दिया गया। तो स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी एक बड़ा बिल्कुल बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपके हिसाब से मिर्जापुर सबसे खूबसूरत शहर हमारा है और यहाँ पर जो हमारी वर्तमान सरकार ने विंध्य कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे पास में ही है, जिसका इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने एक जो सबसे विरोध वाला कार्य किया है ये है कि 2017 के बाद से इन्होंने जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो आपकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो या फिर आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, जो 90 हज़ार भर्ती रेलवे की आती थी, आज इन्होंने उसको आधा का आधा कर दिया, 9 हज़ार भर्ती पर रोक दिया है। इन्होंने आपकी भर्तियों में ऐसा किया है कि 2017 के बाद से 2018 में रेलवे की भर्ती हुई थी, उसके बाद से उसको इन्होंने नियुक्ति कराने बाद इसको रोक दिया है। अभी 2019 में इन्होंने करीब 1.25 करोड़ के लगभग आवेदन लिए हैं रेलवे के, एनटीपीसी के और ग्रुप डी के। ग्रुप डी की एग्जाम हुई नहीं है। इसका 2019 का आवेदन 19 का आवेदन है, जिसके बच्चे आज भी काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इनकी मेन मुख्य बात यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि अखिलेश सरकार ने 2014 में इसको चालू कर दिया था, जब उनकी सरकार थी, और 2017 से इन्होंने उसको फ्लॉप कर दिया है कि आयोग की भर्ती 5 साल तक आप लोगों ने उसको रोक कर रखा। आज इन लोगों ने लॉलीपॉप देकर पेट का एग्जाम करा रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक है, हम आपके एग्जाम से संतुष्ट हैं, मगर 5 साल पहले आप इसको करते हैं। इसको आज बच्चा पेट पास कर रहा है, एएनएम की एग्जाम भी नहीं दे पा रहा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के सवाल पर और हो रही सरकारी परीक्षाओं के सवाल पर ये साथी हमारे बोल रहे थे। बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ जरूर, बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवे ग्रुप डी का 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। पीतल उद्योग खत्म है, कालीन उद्योग खत्म। मिर्जापुर में प्रोत्साहन नीति कोई है ही नहीं।
कोई बता दें कि सरकार के द्वारा कोई फैक्ट्री या कुछ लगाया गया हो। पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, पूरी तरह से हम लोग बाहर निर्भर हैं। ट्रेनें जो इलाहाबाद के मिर्जापुर के लिए जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी वो बंद है। व्यापारिक केंद्र होने के कारण इलाहाबाद बना कोई स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। जीरो लगा के कोरोना के नाम पे अधिक पैसा वसूला जा रहा है। बेरोजगारी पे सवाल सरकार पे उठ रहे हैं, रोजगार मिला इस सरकार में? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है 4 लाख सरकारी नौकरी बच्चों को मिली है। रोजगारी कहीं कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगार कहीं कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब। उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर पुनः भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं 2017 के संकल्प पत्र के आधार पे 70 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। 4.5 लाख का आंकड़ा आपने बकायदा बताया। सरकार भी बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है, बाकी नौकरियों का आंकड़ा था। निश्चित रूप से अभी अब पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें पेपर लीक होने का, नहीं तो वो भी भर्ती होती। दरोगा की भर्ती उससे पहले होने जा रही है। सारी भर्तियां जो सरकार ने आपको दिया वो सारा उत्तर प्रदेश में होगा। सबसे वीक और लीक सरकार पहले पूर्व की जितनी सरकार सबसे वीक सरकार और जो जिस तरह से करते उत्तर प्रदेश की एक जात धर्म का आदमी उत्तर प्रदेश की सबसे वीक सरकार और लीक सरकार ये है। नौकरियों में नौकरी एकदम खिलाफ चल रही है। सेवा योजना पंजीकरण एकदम बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि संविदा में नौकरी देंगे आपको, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग भर्ती किया जाए नंबर 2 से। सबसे वीक सरकार है और हर परीक्षाओं में लीक सरकार है, हर मुद्दे पर फेल है। रोजगार मिला है, ये बड़े बड़े कंपनी को देते हैं ठेका, बस पे डेट हो गया, सिलिकॉन कंपनी हो गया, इस हर प्रकार घर के नल योजना की बात ये कर रहे हैं, हर घर नल योजना की ये बात नौकरियों में पारदर्शिता आई है। कहना चाहूंगा अभी इन्होंने रोजगार की बात की है। पूरा विंध्य मंडल लघु उद्योग से भरा पड़ा हुआ है, चाहे वो कालीन हो, चाहे वो पीतल हो, और ये जितनी भी नक्काशियां देख रहे हैं ये सब यहीं के पत्थरों से बनी है। और ये पत्थरों का भी व्यापार सबसे ज्यादा मिर्जापुर से होता रहा है, क्योंकि मैं उस व्यवसाय से जुड़ा रहा हूँ। और 50 साल की उम्र में ये सरकार ऐसी आती है कि अपने ही लोगों को बेरोजगार कर देती है। ये क्या रोजगार देंगे? उसका कारण है अगले लोगों के सवाल लेते हैं। अब मैं कारण इनको बता दूं। गुजरातियों को बसाने के लिए ई टेंडरिंग की जाती है। बिल्कुल। सबसे 2-2 रुपए की झाड़ू 22 से बस पे कंपनियों से जुमला लिया जाता है। की अमृत योजना है, सेवा योजना की साइड बंद कर दी है। 38 वार्ड है। अगर 3-3 करोड़ के हिसाब से भी एक वार्ड में मैं देता हूँ तो अभी ये 110 करोड़ में पूरी योजना नहीं पड़ सकती है, लेकिन 300-300 करोड़ रुपया खाने की व्यवस्था की जाती है। इनके आरोपों पे सर आपको क्या कहना? मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से, मिर्जापुर बहुत छोटा शहर है, एक दूसरे को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इनका रोजगार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अटल जी के कार्य में इनका था क्रेशर कई तो इन्होंने जो सब खराब किया उस हमारे ख्याल से सपा की सरकार में जो था वो भी इन्होंने हटा दिया सब कुछ, क्योंकि इतना परेशान थे। अभी रिपोर्ट आई है, नौकरियों में पारदर्शिता आई है। मैं बताऊं, अभी तो रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट की 2 करोड़ 7 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ 7 लाख लोग बेरोजगार। अरे यार बंसल जी का नाम लेके बोला जाए, और ये बंसल जी वसूली कर रहे हैं। क्या रोजगार के अवसर बता दे, कौन सी कॉलेज कौन सी फैक्ट्री लगाती है कि रोजगार मिलेगा, बता दे। ये बता दे। नौकरियों पर सवाल बहुत है सरकार पे। ये शाकी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिली है, पूरी पारदर्शिता के साथ मिली है। प्रदेश के इतिहास कैसी में पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी की फ्रेश भर्ती हुई है। 1 रुपए दलाली नहीं चली, उसकी पीड़ा इनको होगी, मैं समझ रहा हूँ। इनके जमाने में भाई भतीजावाद खूब जम के चलता था। यहाँ पे सर रोकूंगा। टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसी में अभी लंबे समय से ओबीसी छात्र आंदोलन कर रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी करिए। टीजीटी पीजीटी के लिए जो आपने कितना आरक्षण दिया है उसमें 10% बच्चों कर रहे थे, ना कि दलाली कर कर रहे रहे थे। नहीं, आपने कहा पारदर्शी तरीके बिल्कुल से पूरे पारदर्शिता के साथ हुआ। 24,000 उसको सुना गया, उसको दूर किया गया। दलाली नहीं हुई। नौकरी दिया है और नौकरी देने लायक बनाया है। पहली ऐसी सरकार है जो स्टार्टअप के माध्यम से आपको खुद इस लायक बना रही है कि आप 2 आदमी को नौकरी दे सकते हैं, 4 आदमी को नौकरी ये हमारे मित्र अनुज के दुकान पे 4 साल से नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं, ये कह रहे हैं नौकरी मिल रही है। अगला सवाल लेते हैं, लंबा हो जाएगा। बेरोजगारी पे मैं 400 लोगों को काम दिया करता था, आज मैं खुद बेरोजगार।
अभी भाई साहब ने कहा मेरा क्रशर हुआ करता था, नहीं क्रशर है, लेकिन मैं इस सरकार में नहीं चलाता इसलिए कि वसूली बहुत ज्यादा। लीजिए बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा भैया उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में व्यापार हो रहा है। कल से परसों 2-3 दिन के दरमियान में 5% कपड़े और जूते वगैरह पे 5% टैक्स था। इस सरकार ने उसको 12% करने का काम किया है। उससे आप बता दीजिए कि कितना वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं नौकरी नहीं पा सका, उसके बाद मैं व्यापार करने लगा। अलमारी का मेरा होलसेल बिजनेस है। 50-60 रुपए किलो का चादर इन्होंने साल भर के अंदर कोरोना काल के दरमियान में 110 रुपए 113 रुपए किलो करने का काम किया। और इतना जस्ट दुगना रेट होने की वजह से व्यापार इतना ठप हो गया कि आज हम लोग का काम बंद है। 80 महीने से मेरा व्यापार बंद है। महंगाई जमीन पर दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि हमारे आम आदमी जो हमारे आम नागरिक है उनसे जाके पूछिए, कोई उनसे पूछिए कि वो तेल की सरसों की तेल की महंगाई देखिए आप, 200 रुपए लीटर है। गैस महंगा है। महंगाई तो सब आपके सामने है। आप पेट्रोल महंगा है। देखिए महंगाई और ये 2014 में बोला करते थे, और नौकरी की बात राष्ट्रवाद है। 2014 में बोला करते थे कि महंगाई कम करेंगे। राष्ट्रवाद है। 2014 में सरकार का नारा था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार योगी अब नहीं बोल रहे, 200 रुपए से ऊपर सरसों का तेल जैसा बताया, 100 रुपए पे पेट्रोल डीजल है, घरेलू गैस के दाम बढ़े हुए हैं, अन्य भी चीजों की जो है अभी तो सब सामान्य है। सर। अगर 2014 तेल है, महंगाई पे क्या कहना है आप लोगों का? पेट्रोल 95 लीटर है प्रदेश सर। को छोड़ दिया था, जिस स्थिति में प्रदेश था उससे उभरने के लिए कुछ टैक्स जरूर लगाना पड़ा है। उसी का कारण है कि आप यहाँ से 20 से 25 मिनट में बनारस पहुँच जाते हैं, 20 से 25 मिनट में प्रयाग पहुँच जाते हैं। जिन्होंने अभी कहा कि 20 से 25 मिनट, अगर आप गाड़ी चलाने लायक ही नहीं बचे हैं तो पहुंचेंगे कब? नहीं, आपको क्लियर कर दें। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी की है कि महंगाई है। 2014 में जो इन्होंने वादा किया था उस पे इन लोगों ने कितना काम किया, और 2017 में जो इनका संकल्प पत्र था उस संकल्प पत्र पे इन्होंने कितना काम किया, और जनता इस पर फिर कैसे भरोसा करे, इस बारे में ये स्पष्ट ठीक है सर। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि कर लिए जा रहे हैं, ठीक है, उससे सड़कें बनाई जा रही हैं, टैक्स से विकास किया जा रहा है। मेरी बात, हाँ, टैक्स से विकास किया जा रहा है खुद का, जबकि ये पूरी तरीके से जुमला है। खुद का विकास। विश्व बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी सरकार ने लिया तो इस सरकार ने लिया है। इस भारत सरकार ने लिया है। मोदी सरकार जिसको कहते हैं, इसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। उस कर्ज को किस लिए लिया है कि हमें सड़कें बनानी। आप कर्ज भी ले रहे हैं ढेर सारा, मतलब आज के इतिहास का सबसे ज्यादा। इसके अलावा आप कर भी ले रहे हैं सबसे ज्यादा, आज के इतिहास का सबसे ज्यादा। तो आखिर 2019 के पहले की बात है, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलता था, अपने दर्शकों को बता दें कि ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है क्योंकि विदेशों का कर्ज चुकाना है। सर सवाल यही है कि अधिकारी का आंकड़ा है कि भारत सरकार का कर्ज बढ़ा है, कोविड से पहले बढ़ चुका था। हाँ, अधिकारी का आंकड़ा है वर्ल्ड बैंक का। इस पे BHU के प्रोफेसर ने पूरा लेख लिखा है। मुझे नहीं लगता कि, और निश्चित रूप से जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सब देख रहे हैं, पिछली सरकारों में सब कुछ नहीं हुआ था। जरूर थोड़ा टैक्स बढ़ा है, लेकिन सब कुछ स्थिति सामान्य है। आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, ये पूर्व में नहीं था, भी नहीं था। विकास पागल हो गया सर। किसी चीज का कोई विकास नहीं था, टैक्स भी नहीं था। 2017 के बाद से विकास एकदम पागल हो गया। विकास खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। जहाँ तक अभी जब आपने कारपोरेट आइए इसे प्राइवेट कर दिया गया तो भारत सरकार का पैसा लग कहाँ रहा है? क्योंकि 30% तो उसमें भारत सरकार को देना है, बाकी 70 पैसा तो कारपोरेट के देना है। तो ये जनता के ऊपर 30 पैसे का बोझ क्यों? टैक्स पर विकास हो रहा है, इस पे क्या कहना है आपको? हम इनसे बात पूछना चाहते हैं कि उन्होंने BPCL बेच दिया, बेल बेच दिया, LIC बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया। भैया कल के देश भी बेच दोगे 8 बजे आके कहोगे भाई बहनों मैं देश बेचना चाहता हूं। तो ये कुछ अन्य मुद्दों पे हमारी बातचीत थी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कोविड-19 प्रबंधन। फिर से एक लहर की आहट दिखाई पड़ रही है। कोविड-19 की जब दूसरी लहर आई थी, अब मुझे नहीं पता मिर्जापुर के, नहीं अब अगला सवाल लेते हैं। कोविड-19 की जब दूसरी लहर आई थी तो उत्तर प्रदेश अखबारों की सुर्खियां बन गया था। घाटों पर लाशें दिखाई पड़ रही थी और ऐसे जो है लोग बालू में अपना के चले गए थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी। कोविड-19 प्रबंधन पे सर सवाल है उत्तर प्रदेश पे, आपका क्या जवाब है?
अन्य देश के अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। और जिस तन्मयता के साथ और जिस लग्न के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया उत्तर प्रदेश में, उसी का कारण है कि बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित हैं यहाँ। आप भी इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। भैया ये उसी की देन है। जो व्यवस्था योगी जी ने किया, जब आदमी खुद कोविड में था, उसके दूसरे दिन से निकल करके वो सभी हॉस्पिटलों की व्यवस्था देखे, उनके मंत्रियों ने देखा, निश्चित रूप से कोविड में कुछ लोग मरे हैं। ठीक है, स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधियों ने कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद की। कुछ भी नहीं, कोई घर से नहीं निकला, दिखाई नहीं देता। दूसरी चीज, ऐसे जनप्रतिनिधियों की हमें जरूरत भी नहीं है जो सिर्फ ऊपर की योजनाएं गिनाते हो और लोकल समस्या को न देखें। कोविड-19 प्रबंधन पर सवाल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्या जनता के साथ अपनी हमदर्दी दिखाई थी उस दौरान? कौन दिखाया, नाम बता कर। ठीक है, बोलने दीजिए उनको भी अपनी बात। जनपद में जितने प्रतिनिधि हैं उन्होंने बखूबी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए काम किया था। और ये जो विपक्षी विरोध कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके भैया बाबूजी से मिलने? मैं दिखा रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए। कोविड काल के प्रबंधन में सबसे असफल सरकार भारत में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार रही। इनके सरकार के खुद कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान कोविड में ही उनका देहावसान हुआ। माननीय अखिलेश माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 102 और 108 नंबर की एम्बुलेंस दी थी, आप देख रहे थे जब दिल्ली से सड़कों पे पलायन हो रहा था, उस समय प्रवासी मजदूर खाने को तरस रहे थे। और उत्तर प्रदेश की यह सत्ता में मदहोश सरकार, मदमस्त सरकार, अपने को क्वारंटाइन, और उनका एक भी जनप्रतिनिधि सड़कों पे नहीं दिखा। प्रवासियों को सबसे ज्यादा अगर मदद करने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और इनके जो जनप्रतिनिधि रहे ये खुद क्वारंटाइन हो गए थे। सबसे ज्यादा मदद का समाजवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज में जाते थे, कोविड केयर सेंटर पे जाते थे। क्या योगी आदित्यनाथ के सिर्फ जाने से चीजें ठीक हो गई? स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी कोई जवाबदेही थी? स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी काम किया है। इन लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन और ये लोग निकल के बांटे। ये आश्चर्य होता है कि ये सारे लोग जो बोल रहे हैं, इससे पहले ही जो कहते थे कि ये योगी और मोदी का वैक्सीन, आप जरा सबसे पूछ लीजिए कि इन लोगों ने लगवाया है कि नहीं। भैया सुनिए, पहला काम सुन लीजिए, कोरोना काल सारे लोगों ने लगवाया है, सारे लोगों ने लगवाया है कोविड का इंजेक्शन। सब कुछ बढ़िया था तो गंगा में लाशें क्यों दिखाई पड़ी? और इलाहाबाद का वो पूरा दृश्य बालू पे मैं तो बड़ा हंसता हूँ ऐसे लोगों पे कि जो ये देख करके कहते थे कि निकल रही है लाश। जो निकलते थे वो कहीं लाश देखने निकलते थे, वो जाते ही क्यों थे सरकार के नियम को तोड़ करके लाश गिनने के लिए? मीडिया ने भी दिखाया। मीडिया, एक सेकंड में बता दूं, मीडिया का जिन लोगों ने बताया है ऑथेंटिक कोई ऐसा आदमी बता दे जो मरा है, निश्चित रूप से मैं गलत बता रहे हैं। ऑथेंटिसिटी की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी से भी कोई नहीं मरा। लीगली की बात सुनिए, सवाल ये है कि अगर वो कोविड के दौरान वो मरी हुई लाशें नहीं थी तो अभी कोविड नहीं है, तो फिर वो लाशें सामान्य रूप से क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्यों उस दौरान हम तो नहीं देखे, उस विषय पर मेरा बहुत नहीं है, क्योंकि मैं कोविड में सरकार के नियमों का ये पालन सुविधानुसार ये चीजें ये अपनी अच्छाई क्यों देखते मैं हैं। कोविड-19 में, मेरा नाम गौरव टिकल, मैं कोरोना काल में निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को प्रोवाइड करा के दे रहा था। मेरे पास ऐसे लोगों का फोन आ रहा था जो भाजपा के वर्तमान विधायक और सांसद और मंत्री हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया, गरीब आदमी को ऑक्सीजन निःशुल्क प्रोवाइड किया। हमारे मित्र हैं सब लोगों ने मिलकर काम किया। ये कह रहे कोरोना से ऑक्सीजन कमी से कोई मरा नहीं। ठीक है भैया, ऑक्सीजन कमी से कोई नहीं मरा। यही गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बाबा जी उद्घाटन करके आते हैं, ऑक्सीजन कमी से मरा है। अब क्या उस पर ये जवाब दे दे कि ऑक्सीजन कमी से नहीं मरा है, कोई जवाब दे दे। ठीक है, साथी कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन दे रहे थे, सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं था, तो क्या ये घर बना रहे थे? घर प्लांट लगाया क्या ऑक्सीजन बना के दे रहे थे? सरकार के पास नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं भैया आप। कोई अपना प्लांट था क्या? जनता पार्टी के नेता इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे ये भारत ही 2014 के बाद अस्तित्व में। नहीं, ये बताया गया। कंगना राउत जी बोलिए। कोविड-19 प्रबंधन पे सवाल है। कोविड-19 प्रबंधन के दौरान जो उत्तर प्रदेश की हालत रही, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल बदहाल हालत। मिर्जापुर में अगल बगल जहाँ पे देखिए वहाँ पे ऐसी लाशें गिर रही थी, हॉस्पिटल जाने के कोई तैयार नहीं था, कहीं पे मिल नहीं रहा था। वैक्सीन लगवा रहे थे, वैक्सीन लगवाने के कारण ये लोग हड़काना चालू कर दिए। तुम्हारे बैंक में खाता बंद कर देते थे
और कहीं हम लोग जाते थे जैसे आधार टिकट निरस्त भी करा लेने दिया जा जाते रहा थे, था। कुछ भी आधार, मतलब ये लोग इतना हड़काना चाहें तो वैक्सीन तो जरूरी थी ना, दर से तो भैया वैक्सीन इनका थोड़ी ना है, ये वैक्सीन इनका थोड़ी ना है, ये अपने वैज्ञानिकों ने घर का बनाया तो है, बना नहीं अपने रहे घर से नहीं बनाई जी, हर चीज का जो और जो टैक्स ले रहे हैं कि मैंने ये बनाया मैं वो बनाया, एहसान नहीं कर रहा है किसी के ऊपर। लैब हमारे टैक्स कांग्रेस पैसे सरकार की बनाते बनी हैं। हुई लैब है। जनता के टैक्स मुफ्त के पैसे से वैक्सीन हर ना चीज करें। बनाया जाता हाँ, है, मुफ्त ना कि अपने वैक्सीन घर का ना बनाते हैं। जो लोग बार बार कहते हैं हम ये बना दिए, मैंने वो बना दिया, मैंने वैक्सीन लगा दिया, अखिलेश जी ने जो इससे कर पहले दिया भी कि भैया ये भाजपा की वैक्सीन सारी मीडिया को मालूम होगा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। नहीं तो तब ये अखिलेश सपा जी वाले ने कहा कहेंगे, था, आज ये जनता की हो गई, आज ये पैसे की हो गई। जितना काम विक्रांत जी 2012 से जो काम 2012 से 2017 समाजवादी सरकार में हुआ है अखिलेश जी के नेतृत्व में, वो किसी सरकार में अभी तक नहीं। और रही गंगा सफाई की बात तो मैं 1 मिनट में आपको दिखा दूं। आप बहुत दूर मत जाइए, वो साइड में देख लीजिए, वहाँ बाथरूम बहता रहता है। ये सामने की स्थिति देख लीजिए। देखिए आग के सामने रहने के बावजूद भी अगर आप आग में पर्दा ढाक दीजिए कि यहाँ पे बहुत सफाई है, गंगा सफाई अभियान चल रहा है, तो आप बहुत दूर मत जाइए, सामने देख लीजिए। और यहाँ सामने नीचे कर लीजिए कैमरा, आपको दिख जाएगा पूरी तरीके से। ये देखिए इधर से इधर दिखा दीजिए, आप कहीं से देख लीजिए मिर्जापुर पूरे तरीके से दिखा दीजिए। आज हमारी बहन के ऊपर बलात्कार हुआ, उसको मार डाल के फेंक दिया गया। और साल के लिए कानून व्यवस्था का सवाल हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था में कैसे लगे? बहुत जगह बना लीजिए, आजादी के बाद उनसे अच्छा इतिहास में कोई नहीं। भगवान करे ऐसा न रहे, बाद से उत्तर प्रदेश इतिहास बन जाए। के लिए और कानून व्यवस्था के लिए इससे पहले लोग कहते थे गुंडा राज है। इस सरकार में कोई गुंडा ऐसा नहीं हुआ जो जेल में नहीं है, और जेल में गुंडा भी पाले नहीं थे ना है। भैया। वहाँ भी डर रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि चल जाए, इसका भी जो चले भी गए। व्यवस्था सुधरी है कहाँ से? कानून व्यवस्था अगर न सुधरी होती तो आज जनता इस व्यवस्था से तो बहुत खुश है। आज सपा की गवर्नमेंट रही हो चाहे बसपा की गवर्नमेंट रही हो, बसपा की गवर्नमेंट में लोग ये कहते थे कि गुंडे मायावती से डरते हैं, लेकिन असल में गुंडे अगर कुछ डरते हैं तो योगी जी अरे उनका नारा ही था। देखिए आप ये आप मिर्जापुर के लोकल अनुसार की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था मिर्जापुर में बदहाल। ठीक है, आप तक मैं आ रहा हूँ, भैया को बोलने दीजिए। योगी आदित्यनाथ की एक उपलब्धि है कि वो बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं। कल एक तस्वीर वायरल हुई कि अतीक अहमद की कोई संपत्ति है, वहां वो भूमि पूजन कर रहे हैं और कुछ आवास वगैरह बनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से? उत्तर प्रदेश की इस सरकार को कानून व्यवस्था पर कोई अंक नहीं दिए जा सकते। पहली चीज, वो वही धर्म पूजा करते हैं, वहीं पर दिखावटी अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जहां पर धार्मिक या जातिगत रूप से उन्हें वोटों का लाभ मिल सके। ठीक, तो ऐसी माफिया या ऐसे कानून व्यवस्था की दुहाई वो देते हैं कि मैंने इनको सही कर दिया। ठीक, दूसरी बात, मैं सीधी सी बात पे आ जाऊँ, इस सरकार में जितने ज़्यादा बलात्कार, जितने ज़्यादा लोगों की हत्याएं, खुले राह, इसके अलावा कस्टडी में जितनी हत्याएं हो गई, कस्टोडियल रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी क्यों इस राज्य सरकार को सबसे निचले पायदान पर देखता है? एनसीआरबी तो मोदी सरकार की है। मानव अधिकार उल्लंघन में बिल्कुल, सबसे मानव निचले अधिकार स्थान पर उल्लंघन हो, उत्तर प्रदेश चाहे है। कानून व्यवस्था से आप चाहे संतुष्ट हैं दुष्कर्म योगी हो। आदित्यनाथ के? नहीं, ये कहते हैं कि बड़े माफिया चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार हो, ये लोग तो इन्होंने नए माफिया पैदा भी किए। बिल्कुल सही बात। धनंजय सिंह नहीं दिखते, पुलिस खुद सुशील माफिया हो सिंह गई। नहीं दिखते, ब्रिजेश सिंह नहीं दिखते, अन्य नाम बहुत से ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ पर विधायक हो जाते हैं। सजातीय माफियाओं को बढ़ाने का आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो केवल आरोप लग जाने से कुछ नहीं होता। मामला न्यायालय में, और अगर किसी ने गलत किया है तो मामला न्यायालय में है, उसके ऊपर संज्ञान लिया गया, उसे जेल भेजा गया है। किसी को जेल में बैठा के बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है सरकार में। 2017 से पहले अखिलेश के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर हमले किए जाते थे। अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, 1 लाख अधिक क्राइम के मामले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में बढ़े हैं। तो फिर कैसे आप लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत हद तक सुधर गई है? कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसको किसी गवर्नमेंट में कोई भी आए नहीं रोका जा सकता। भाई भाई का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, वो कभी नहीं खत्म हो सकता है, चाहे वो राम के समय रहा हो चाहे योगी जी। रही बात आपने जो कहा कि जातीय आधार पर योगी जी देते हैं, जिसकी अभी ये जिक्र कर रहे थे, जो इनके आइडियल हैं, जिनको कह रहे थे कस्टोडियन मौत हो गई, वो किस बिरादरी के थे?
बिरादरी जाति पे आ गए, अगर आ गए इनको हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कर दीजिए। ये आ गए देखिए, ये जब आप इनसे बात निकाल हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। सबसे नाकाम दिखने वाली कानून व्यवस्था है कि जहाँ पर जेलों में किया जा रहे हैं। सर मैं कानून व्यवस्था की कानून व्यवस्था में बात कर रहे हैं। अभी आज मिर्जापुर में 9 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या हो जाती है। यही अंगल रोड पे यही उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, बदायूं के साथ यही इनके विधायक अंगल पर कहीं हुआ है, अखबार में गाड़ी चला देते हैं। ये कानून व्यवस्था है। मिर्जापुर में अजय मिश्रा टेनी बड़ा चर्चा में है। बुलडोजर उनके घर क्यों नहीं चला, ये सवाल उत्तर प्रदेश में बहुत इस समय पूछा जा रहा है। भाई साहब, एसआईटी उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने जो है कहा है कि यह पूरा सुनियोजित घटना थी। जब किसी घटना का प्रूफ सरकार को मिला है उस पर कार्रवाई सरकार ने एसआईटी ने रिपोर्ट दी है। एसआईटी की रिपोर्ट है कि चाहे वो बसपा का नेता रहा हो, चाहे वो सपा का रहा हो, चाहे वो गुंडा रहा हो, चाहे अगर उसके खिलाफ प्रूफ मिला है। हमारे लोकल स्तर पे ऐसे कई माफिया रहे जिनके खिलाफ प्रूफ मिला, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और उनको पुलिस दौड़ा के कोर्ट के पास। विक्रांत जी, अजय मिश्रा टेनी भैया, अजय मिश्रा टेनी का जवाब दे दीजिए। जिस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है वो जेल में है। टेनी के ऊपर कोई अपराध नहीं है। एसआईटी ने कहा है कि यह सुनियोजित घटना थी, तो एक आरोप ये भी बनता है कि षड्यंत्र किसने रचा। षड्यंत्र रचने का पूरा एफआईआर अजय मिश्रा टेनी पे चलिए, क्या अपराध सिद्ध होगा तो माना जाएगा कि वो अपराध। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, मैं मिर्जापुर का निवासी हूँ। आज तक के इतिहास में अभी तक जो योगी जी ने कर दिया है वो कोई भी प्रभाव क्या किए भैया, क्या क्या बताइए। वो बता रहे हैं क्या काम, हम बता रहे हैं। ये क्या है, सुनिए क्या किए हैं। इनको बस यही है कि बस अफवाह फैलाना है। अच्छा, और समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ अफवाह फैला सकते हैं। कमवा गिना दीजिए, आप कमवा गिनाइए ना, चारों तरफ भैया नहीं बना। सर आइए इधर। बनने से क्या होता है, जब आदमी के पास पैसे नहीं रहेंगे तो क्या पैसे नहीं बना। चला गए। ठीक है। अगला सवाल समय ज्यादा निकल रहा है, समय कार्यक्रम का निकल रहा है। योगी बनाम अखिलेश उत्तर प्रदेश में या फिर बसपा और कांग्रेस की लड़ाई में ये भक्त है, अंधभक्त है। उत्तर प्रदेश में चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सब योगी जी को चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ निकला है और माननीय अखिलेश हम लोग पास आप आई नहीं चलाने का काम करेगा। आइए तो कुछ लोग बोले। जो रात कल 12:30 बजे कहीं दूर से आए हैं, आइए मैंने उनसे सुबह फोन किया कि आप अपने घर सुरक्षित पहुंच गए, तो उन्होंने कहा भैया रात 12 बजे मैं उतरा हूँ, पैदल आ गया। मेरी बात सुनिए। वही 8 बजे मतलब रात में कुछ टहल नहीं सकता इनके रात, ये डर है। वही रात में 9 साल की लड़की, पिछड़े समाज की बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। पिछड़े समाज की 9 साल की लड़की की मिर्जापुर में 12 बजे की रात की बात कर रहे हैं, 9 बजे उसकी हत्या कर दी गई। सबसे ज्यादा हत्या जनपद मिर्जापुर में, चाहे राजेश यादव की हत्या हो, चाहे 5 ठेकेदार की हत्या हो, या फिर अन्य अपराधी सलाखों के पीछे नहीं है। सबसे ज्यादा अभी आप यहाँ बामी की जो घटना है, 3 नौनिहालों की हत्या कर दी गई, आग फोड़ दी गई, लेकिन उनके अपराधियों की ना तो गिरफ्तारी हुई ना उसका पर्दाफाश हुआ। कानून व्यवस्था पे आजम खान भारत माँ को डाई बताने वाला आज कहाँ है? आतिक अहमद कहाँ है? जब आप विकास की बात करेंगे, जब कानून व्यवस्था की बात करेंगे, जब आप विकास की बात, सर विक्रांत जी, जब आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे,
जब विकास की बात करेंगे तो आ जाएंगे हिंदू मुसलमान मुद्दा है, आ जाएंगे, जात पर आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली का उठा लिए। बताने के लिए ना योगी का काम है ना मोदी का काम है। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रही है। बोलने दीजिए। अरे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज अभी तक कहाँ है? बताओ नहीं सर, जैसे हमारे की बात कर रहे हैं आज तक नहीं बन ये बताएंगे कि ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। बोलो थी वंदे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। भैया आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, सपा बनाम भाजपा से अलग सवाल है। क्या मुकाबले पर स्थानीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या कोई अन्य दल है, या पूरा मुकाबला सपा बनाम भाजपा है? कोई मुकाबला जीवन भर 50 साल की उम्र तक मैंने भाजपा को वोट दिया, लेकिन अब त्याग नहीं जा रहा हूँ। मिर्जापुर में 5 के 5 सीट मिर्जापुर की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के झोले में डालकर उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। ये मम्मी मिलती है तो उसको 55 साल टोपी पहना के सपा का कार्यकाल है। यही हर चीज का पीछा काटते हैं, बता रहे हैं कि भाई हमारा सीजन तो काटेंगे। समय खत्म हो गया है। तो ये मिर्जापुर के कुछ स्थानीय लोग थे जिनसे हमने मिर्जापुर का चुनावी हाल जाना है और यह जानने का प्रयास किया है कि मिर्जापुर का चुनावी मूड क्या है। आपने आरोप देखे, प्रत्यारोप देखे, भाजपा बनाम सपा की लड़ाई देखी, और हमारा आखिरी सवाल जिसका उत्तर हमें नहीं मिल सका कि सपा बनाम भाजपा के बीच में कांग्रेस और बसपा कहाँ है। तो हमारे सहयोगी शशांक के साथ मेरी यह मिर्जापुर से विशेष रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।